अपन एटलीस्ट आधा घंटा शांत बैठ जाए, ठीक है। और आई हैव ट्राइड हर एक तरीके से लिंक बना के जोड़ जाड़ के जहां जहां से एरो निकाल के जितना पढ़ सकते हैं सब कुछ एक चार्ट पे रिवाइज हो जाए, ठीक है। किसी को ये सोच रहा है ना अंदर से कि यार कॉपी कर लेते हैं फटाफट फटाफट जल्दी लिख लेते हैं, नहीं करना है, ठीक है। रिवाइज कर लो, जब तक दिमाग साथ है पेन साथ देगा, दिमाग नहीं है पेन साथ नहीं देगा, ठीक है। पूरा रिवाइज कर लो 20 मिनट्स 25 मिनट्स 30 मिनट्स वॉट। इसको करने के 3 रीजन है। पहला, तुम लोग, क्योंकि अपन आगे रिवाइज करेंगे, इतना बड़ा चैप्टर रिवाइज करने मतलब हमें मौत आ गई, एक दिन लग गया पूरा चार्ट बनाने में, तो आपका तो क्या ही होगा, मैं जेन्युइनली बहुत अंदर से कंसर्न था। दूसरा, अभी आपको चार्ट बनाना है ना, पहले वाले पेज पे। अगर ये चार्ट नहीं पढ़ा तो तुम समराइज कर भी नहीं पाओगे, पढ़ना कैसे, ठीक है। तीसरा, सेल्फ स्टडी वाला बच्चा, ठीक है, जो तुम नहीं हो, आई अंडरस्टैंड, ये नहीं है अंडरस्टैंड, बट बहुत मेजर बच्चा है जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ पाए, ठीक है। उसके लिए ये 20 मिनट का रिवीजन, 25 मिनट का रिवीजन, मतलब जितनी दुआएं अपन एक महीने या साल में देते हैं वो एक दिन में इतनी दुआएं दे देता है, ठीक है। तो ये एक रिवीजन से उसका पूरे चैप्टर का भला हो जाएगा, तो थोड़ी दुआएं अपन भी ले लेंगे, ठीक है। प्लीज बदतमीजी मत करना, कोई मक्कारी नहीं, शुरुआत से एंड तक एकदम प्यारी तरीके से रिवाइज करेंगे। हम यही है, स्क्रीन आराम से स्क्रॉल करेंगे तो पूरा छाप लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस तब तक पेन नोटबुक कॉपी कुछ मत उठाओ, हम तुम्हें डांट नहीं रहे, हम तुम्हें समझाएंगे कुछ भी नहीं, आराम से रिवाइज करेंगे। ट्राई टू रिकॉल जितना कर पाओ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए भी तो हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। चलो मैम, विल यू प्लीज सेंड इट ऑन द ग्रुप व्हाट, क्या डालना है ग्रुप में, चैट, हाँ रुक जाओ पहले रिवाइज तो कर ले अपन, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इसके पहले अपना एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, डन। सेम उस चैप्टर के लिए भी करेंगे। एकदम प्यार सुनना, अपन ने कहां से शुरू किया था, सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या था, नॉन कंप्लाइंसेस, एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशन, ठीक है। हर पहलू अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, नॉन कंप्लाइंस भी पढ़ा, एडजुडिकेशन भी पढ़ा, प्रोसिक्यूशन भी पढ़ा। फॉर द स्टार्ट ये चैप्टर 80-85 पेजेस का है, राइट। इतना बड़ा चैप्टर एक बार में रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। 5 to 6 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक एक पार्ट आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला पार्ट कंपनीज एक्ट, दूसरा पार्ट एडजुडिकेशन, एंड तीसरा पार्ट सेबी, फेमा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक एक पार्ट आराम से रिवाइज होगा। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, हम रिवाइज कराते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जितना याद आए भला है, नहीं आए जो लोग पहली बार इस लेक्चर को सुन रहे हैं फटाफट से रिवाइज कर लेना, फिर आराम से चार्ट कॉपी करते रहे, तब तक कुछ मत करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पेन पेंसिल मोबाइल फोन जो सब है सब अंदर कर दो, सब अंदर, आराम सुकून से बैठो। 15 मिनट में रिवाइज हो तो 15 मिनट ठीक, 20 मिनट में हो तो 20 मिनट ठीक, एक लेक्चर लग गया तो एक लेक्चर ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस अपना क्लियर है, सेल्फ स्टडी वालों का ज्यादा भला हो जाना चाहिए और अपना रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था कंपनीज एक्ट 2013 से। पहला क्वेश्चन जिससे हमने शुरू किया, कंपनीज एक्ट 2013 एक सिविल लॉ है या फिर क्रिमिनल लॉ, यहां से भी स्टार्टेड। अब सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ है, उसके लिए हमको समझना था सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में डिफरेंस, राइट। सिविल में क्या होता है और क्रिमिनल में क्या होता है। सिविल इंडिविजुअल डिस्प्यूट है, क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी है। सिविल में मैक्सिमम पनिशमेंट आप कितना दोगे, डैमेज, कंपनसेशन, बट जब आप क्राइम में जाओगे तो पनिशमेंट कैन बी फाइन, इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। सिविल में हम सिर्फ आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं एज अ केस ऑफ कंपनसेशन, क्राइम के अंदर हम आपके ऊपर बकायदा पनिशमेंट लगा रहे हैं ताकि डेटरेंट इफेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने सिविल की पढ़ ली थी, तीन चीजें हम लोगों ने क्रिमिनल की पढ़ ली थी। ये पढ़ने के बाद वी केम बैक टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज एक्ट सिविल लॉ है क्रिमिनल लॉ, हम लोगों ने समझा वो बोथ है। ये हम लोगों ने कैसे समझा, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर ऑफेंस आता है मतलब वो क्रिमिनल है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर डिफॉल्ट आता है मतलब वो सिविल है। फिर हम लोगों ने समझा ऑफेंस में क्या लगाते हैं, फाइन, और डिफॉल्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, पेनल्टी। तो ये क्लियर हो गया था। अब क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर फाइन भी आता है और पेनल्टी भी आती है, तो ये सिविल लॉ भी है और क्रिमिनल लॉ भी है। इसी के साथ क्योंकि हम लोगों ने फाइन और पेनल्टी पढ़ा, तो हम लोगों ने सोचा कि एक चीज और समझ लेते हैं कि फाइन और पेनल्टी के बीच में डिफरेंस क्या है। बराबर क्लियर हो गया, शुरू करते हैं। फाइन क्या होता है, क्रिमिनल में फाइन लगता है, सिविल में डिफॉल्ट लगता है, दैट इज पेनल्टी लगती है। फाइन इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, पेनल्टी क्या है, पेनल्टी एक काइंड ऑफ कंपनसेशन है। फाइन सिर्फ और सिर्फ कौन लगाएगा, कोर्ट लगाएगा, पेनल्टी कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लगा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइन पेनल्टी पढ़ लिया था, देन वी वेंट बैक टू आवर बेसिक टॉपिक, ठीक है। फिर आया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कि ऑफेंस कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, जिसमें तरह तरह के ऑफेंस पढ़े थे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा बेलेबल नॉन बेलेबल। तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑटोमेटिकली होगा। एक और कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ऑफेंसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की, ठीक है। सीधी सी बात है, कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जहां पे और आ रहा है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जहां पे एंड आ रहा है। तो फाइन, फाइन और इंप्रिजनमेंट, फाइन और इंप्रिजनमेंट और बोथ, ये क्या हो गया हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस। इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, ये क्या हो गया हमारा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। और दो चीजें हैं जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, बट वो चैप्टर नंबर 7 में अपने को पढ़ना है, तो अपन चैप्टर 7 में रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंस वाज ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ऑफेंसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि फ्रॉड एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत प्यारी तरीके से हम लोगों ने फ्रॉड याद कर लिया था, कैसे, एक इक्वेशन बना के याद किया, ठीक है। हमारे हिसाब से फ्रॉड का मतलब क्या है, चार चीजें, एनी एक्ट, एनी ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। जब भी फ्रॉड की बात आई अपने को सिर्फ चार बातें याद रखनी, एक बार वापस बोलेंगे, एनी एक्ट,
ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। फ्रॉड है तो फ्रॉड प्रूव नहीं हो सकता जब तक वहां पे इंटेंशन नहीं हो। तो नेक्स्ट क्या था? इंटेंशन टू डिसीव एंड इंटेंशन टू कॉज इंजरी। इंजरी किसको? कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, या किसी भी स्टेक होल्डर को, इररिस्पेक्टिव ऑफ रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। आपका भला हुआ, आपका नुकसान हुआ, उससे मतलब नहीं है। अगर आपकी फ्रॉड की इंटेंशन प्रूव हुई तो वहां पर फ्रॉड है। दिस वाज सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। अभी आदत बना लो, 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, ठीक है। 447 में इसके बाद फ्रॉड की दी हुई थी पनिशमेंट, बट हम लोगों ने समझा फ्रॉड की पनिशमेंट में आने के पहले क्या पढ़ना पड़ता है? एक लिमिट। क्या पढ़ना पड़ता है? लिमिट, ठीक है। अगर वो लिमिट टच हुई तो फ्रॉड की पनिशमेंट होगी, नहीं टच हुई तो दूसरी पनिशमेंट है फ्रॉड की, जो अपन देखेंगे, ठीक है। पहले लिमिट देख लेते हैं। लिमिट क्या है? ऐसे नहीं बोलना है। When amount involved in fraud is 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए, या 1% ऑफ टर्नओवर, whichever is less, यहाँ पे लिमिट खत्म होती है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए या 1% ऑफ टर्नओवर, इनमें से जो भी कम है ये लिमिट है। अगर ये टच हो गई मतलब फ्रॉड बड़ा है, तब पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट 6 months to 10 year, और फाइन कितना होगा? अमाउंट से लेके 3 times अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। यहाँ पर एंड आएगा और नहीं। एंड आ रहा तो मतलब ये कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल? दिस इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अभी अपन लोग ऊपर पढ़कर आए, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। अगर ये लिमिट टच हुई नहीं तब पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 year और फाइन अप टू 50 लाख और बोथ। और आ रहा है मतलब ये क्या है? कंपाउंडेबल ऑफेंस। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सबको चकाचक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है? पक्का? अच्छा, ये तो हो गया था फ्रॉड की डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड की पनिशमेंट। फिर हम लोगों ने सीखा कि यार जो फ्रॉड का ट्रायल होगा वो आरओसी के पास नहीं जाएगा, वो आरडी के पास नहीं जाएगा, वो एनसीएलटी के पास नहीं जाएगा, वो एनसीएलटी के पास नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा? प्रोसिक्यूशन के लिए जाएगा, ट्रायल के लिए जाएगा। कहां जाएगा? स्पेशल कोर्ट के पास। कहां जाएगा? स्पेशल कोर्ट के पास। तो जो फ्रॉड रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, जो जो कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, जिसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, उनका ट्रायल कहां जाता है? स्पेशल कोर्ट के पास। अब फटाफट से स्पेशल कोर्ट रिवाइज कर ले। चलिए, सबसे पहली चीज, स्पेशल कोर्ट का जन्म कौन से सेक्शन में हुआ? 435 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहली बात। स्पेशल कोर्ट को अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं करता है, किससे बात करके करेगा? इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या है? जिस भी एरिया के अंदर आपको स्पेशल कोर्ट बनाना है, उस स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। उस हाई कोर्ट का जो हाईएस्ट जज है उसको हम क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस। सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कंसल्ट करके एक कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करेगा। अलग से बना रहे हैं स्पेशल कोर्ट, एग्जिस्टिंग क्रिमिनल कोर्ट्स को हम लोग क्या बनाएंगे? स्पेशल कोर्ट। तो वो कैसे होगा? या तो अच्छा, एग्जिस्टिंग क्रिमिनल कोर्ट कौन से होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनके ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर सेशंस कोर्ट। दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये जो जेएमएफसी है या सेशंस कोर्ट है, इन्हीं को हम लोग क्या बना देते हैं? स्पेशल कोर्ट, ठीक है। जेएमएफसी को स्पेशल कोर्ट कब बनाएंगे? जब इंप्रिजनमेंट 2 साल से कम है, ठीक है। तो अप टू की जगह इसको अपन लोग लेस देन 2 years लिख ले रहे हैं, बिलो 2 years, ठीक है। तो 2 साल से कम है तब कौन होगा? जेएमएफसी। 2 या 2 से ज्यादा है तब कौन होगा? सेशंस कोर्ट। कौन बना रहा? कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पेशल कोर्ट का कॉम्पोजिशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्पेशल कोर्ट के पास कोई स्पेशल पावर्स है, राइट। तो स्पेशल कोर्ट के पास 2 स्पेशल पावर्स थी, जिनकी बात होती है कहां पर? सेक्शन 436, ठीक है। अब 436 2 पावर की बात करता है, ध्यान से यहां पे सुन लेना। पहली पावर की बात कर लेते हैं। जब भी आपने किसी को अरेस्ट करा, 24 आवर्स के अंदर कहां लेके जाना है? मजिस्ट्रेट। ये सीआरपीसी का बेसिक रूल है, ठीक है, कि किसी को अरेस्ट करा है 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, राइट। मजिस्ट्रेट के पास क्यों ले जा रहे थे? जुडिशियल कस्टडी के लिए, राइट। अब होता कैसे है? मजिस्ट्रेट एक बार में 15 दिन की कस्टडी देगा, ठीक है। सो 15 डेज 15 डेज 15 डेज 15 डेज, टोटल 60 दिन की कस्टडी मिलती है, राइट। ये अब जो मजिस्ट्रेट है स्पेशल कोर्ट वाला मजिस्ट्रेट है? नहीं, नॉर्मल मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप आए उसके पास आप लेके गए, ठीक है। वो एक बार में मैक्सिमम 15 दिन की कस्टडी देगा, टोटल 60 डेज, राइट। किसी भी पॉइंट पे कंपनीज एक्ट रिलेटेड मैटर में अगर उस मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं फर्दर कस्टडी की जरूरत नहीं, इसको रिलीज करना है, तो ये वो डिसाइड नहीं करता, मैटर किसको भेज देगा? स्पेशल कोर्ट। किसको भेजेगा मैटर? स्पेशल कोर्ट। सेम बात वहां पे लिखी है, मैटर इज ट्रांसफर टू स्पेशल कोर्ट इन केस मजिस्ट्रेट बिलीव्स फर्दर डिटेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर अलाउड नहीं है तो मैटर कहां जाएगा? स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगा कि फर्दर कस्टडी में रखना है या इसको रिलीज करना है। ये कितनी पावर हो गई? एक। दूसरी पावर पे आता है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी पावर के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना है? समन्स केस और वारंट केस। सिंपल बात, समन्स केस समन्स केस में क्या आएगा? समन्स। वारंट केस में क्या आएगा? वारंट। समन मतलब कोर्ट का बुलावा, वारंट मतलब अरेस्ट, ठीक है। सिंपल याद रखना, समन मतलब हम आपको बुला रहे हैं, वारंट मतलब हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है। अब समन्स केस का जो ट्रायल होता है वो थोड़ा सा छोटा है, वारंट केस का ट्रायल रेगुलर ट्रायल और लंबा जाएगा। समन्स केस और वारंट केस होते कौन से? अगर 2 साल तक है तो वो समन्स केस है, 2 साल के ऊपर है तो वो वारंट केस है। ये क्लियर है सबको? 2 के ऊपर क्या है? वारंट, 2 तक क्या है? समन्स। यहां तक क्लियर है? स्पेशल कोर्ट के पास स्पेशल पावर है, वो क्या बोलता है? अगर कोई ऑफेंस ऐसा आया जिसकी इंप्रिजनमेंट इज अप टू
3 ईयर, तो ये कौन सा केस होगा? समन की वारंट वारंट केस होगा, बट स्पेशल कोर्ट इसको समन केस की तरीके से ट्राई कर सकता है। अगर जब तक ये ऑर्डर देगा तब इंप्रिजनमेंट वुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर। ये एक बार वापस समझ लेना, अगर 3 ईयर तक इंप्रिजनमेंट है, कायदे से केस कौन सा है? वारंट केस, वारंट की तरीके से ट्रायल होना चाहिए। बट अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो इसका समन्स केस की तरीके से ट्रायल कर सकता है, कंडीशन भी कि जब आप ऑर्डर दोगे तो 1 साल से ऊपर की इंप्रिजनमेंट नहीं लगाओगे। मान लो मैं 1 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट लगाना है तो फिर आप वारंट केस की तरीके से ट्राई कर लो, नॉट एन इशू। क्लियर हो गया? देन दिस वाज द सेकंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। खत्म? डन। अच्छा, अब क्योंकि अपन ये पढ़ रहे थे, इसी से रिलेटेड एक लास्ट कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंस अपना बचा था, क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सिंपल याद रखना, कॉग्निजेबल मतलब उल्टा, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल। बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है? बेलेबल मतलब कोर्ट में जाएंगे, पेपर लेके आएंगे, बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल मतलब इतनी इजीली बेल नहीं मिलेगी, बेल तब मिलेगी जब प्रोसिक्यूटर को अपन लोग मौका देंगे बोलने का। ठीक है, प्रोसिक्यूटर आएगा, डिफेंड करेगा, बताएगा क्यों बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाद बेल वुड बी गिवन। दैट इज द कंडीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन क्या था? 16 साल का बच्चा है, मतलब जुवेनाइल है, विमेन है, इन्फॉर्म है या फिर सिक है। एग्जाम्पल अपन ने क्या सीखे थे? 16 ईयर्स वाला केस ऑलरेडी हो चुका है, कौन सा? निर्भया दिल्ली केस। ठीक है, विमेन वाला केस अपन आए जब देखते हैं। सिख वाला केस अपन ने कौन सी मूवी देखी? सिर्फ एक बंदा काफी है में एंड में बाबा जी को रिलीज कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो सिख था। और इन्फॉर्म वाला राउडी राठौर। ठीक है, पागल है तो उसको रिलीज कर दो, वो सेंस में नहीं था उसने मार दिया, राइट? तो ये 4 डिफेंसेस आर देयर। डन, यहां तक हो गया। थोड़ा सा वापस आते हैं। कॉग्निजेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, प्लस यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार वापस सुनोगे, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, उल्टा है। कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल। बेलेबल है मतलब समय है, तो आपको वारंट लेके आना है, फिर ही अरेस्ट करना है, राइट? बट कॉग्निजेबल है मतलब सीरियस ऑफेंस है, हम वेट नहीं कर सकते वारंट का, हम बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लेंगे। सो इन शॉर्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया। बट कंपनीज एक्ट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, हर हालत में बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अब ये बात डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक बात और समझ लेते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर कितने ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है? सिर्फ फ्रॉड रिलेटेड ऑफेंसेस। वो ऑफेंसेस जो सेक्शन 212 सब सेक्शन 6 के अंदर दिए हुए, वो सारे ऑफेंसेस क्या है? कॉग्निजेबल। क्यों? 212 क्या है? एसएफआईओ। एसएफआईओ सिर्फ किससे डील करता है? फ्रॉड रिलेटेड ऑफेंसेस। तो वो सारे ऑफेंसेस क्या है? कॉग्निजेबल। बाकी सारे ऑफेंसेस क्या है? नॉन कॉग्निजेबल। तो इस कंडीशन का कंपनीज एक्ट हमारा एक एक्सेप्शन है। क्लियर हो गया? डन, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का पक्का। सो विद दिस वी आर डन विद आवर पार्ट 1। ठीक है, यहां होता है अपना पार्ट नंबर 1 समाप्त। डन। अब बहुत लोगों को लालच आ रहा चार्ट देख देख के, पर अभी नहीं लिखना है। ठीक है, काश ये हमको लिखने मिल जाए, सारा सॉर्टेड हो जाएगा। नहीं, अच्छा, वन मोर क्लैरिफिकेशन। चार्ट तो हम दे देंगे, मस्त छाप लेना, कॉपी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ चार्ट पढ़ने से हमारा रिवाइज होगा, चार्ट पढ़ के हम पेपर लिख के आ जाएंगे। चार्ट अगर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे ना तो शायद आप पेपर लिख के आ जाओ सिर्फ इसके भरोसे। बट अभी से अगर सिर्फ चार्ट के भरोसे बैठे हो ना, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर ये होता तो हम तुम्हें सिर्फ एक लेक्चर लेके चार्ट सिखा देते पूरा। ठीक है, रटा देते, घोल के पिला देते। जो अपने को 17-18 लेक्चर्स रेगुलर बैच में लग गए, उतने ही लगते। जस्ट 3 लेक्चर्स एंड हम आपको चार्ट रटा देते, राइट? बट ये होने वाला नहीं है, तो ये मत करना, ये रिवीजन के लिए एंड शेयर रिवीजन, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट हो गया खत्म। यहाँ पे सीआरपीसी था जिसमें तुमको बहुत मजा आ रहा था, यहाँ से हम सीधे स्विच मारी कहाँ पे? एडजुडिकेशन। तो पार्ट 2 हमारा किसके ऊपर है? एडजुडिकेशन। अभी किसी को सांस लेनी है यहाँ पे? डाउट पूछना अलाउड ही नहीं है अभी, बिल्कुल अलाउड नहीं, आराम से पूछना बाद में। ठीक है, बिल्कुल फ्लो नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर, डन। अब सेकंड पार्ट पे अपन कहाँ आ रहे हैं? एडजुडिकेशन। ठीक है, अब बिल्कुल एडजुडिकेशन वाले जोन में चले जाओ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एडजुडिकेशन पैदा कहाँ से हुआ? सेक्शन 454। किसके कहने पे आया? जे रानी कमेटी। तो जे रानी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? इन हाउस एडजुडिकेशन। जे रानी कमेटी ने बोला कि एडजुडिकेशन का मैटर पहले किसके पास जाता था? आरओसी के पास। आरओसी शो कॉज नोटिस देता था, आप रिप्लाई नहीं करते तो हम मैटर लेके कहां जाते थे? कोर्ट के पास। जे रानी कमेटी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आप क्या करो? इन हाउस। इन हाउस मतलब आपस में सलट लो। ठीक है, तो आपस में सलट लो मतलब आरओसी शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा, नहीं आया तो आरओसी पेनल्टी लगाएगा। बट इसके अगेंस्ट अपील कहां जा सकती है? आरडी के पास। तो 454 के अंदर 2 अथॉरिटीज बनी, आरओसी और आरडी। डन। आरओसी पहली अथॉरिटी, यहां से अपील कहां जाएगी? आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर। भारत में कितने रीजनल डायरेक्टर? 7। आरओसी कितने? 22। कल अपन लोगों ने उस दिन लेक्चर में आराम से देख लिया था। ठीक है, चल अब आते हैं हम लोग अपनी प्रक्रिया पे, एंड दैट इज आवर प्रोसीजर। ठीक है, तुम थके थके, हम सांस ले थक गए। चलिए, अच्छा, अब यहाँ से कई सारे प्रोसीजर रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, पहले सेबी, पहले कंपनीज एक्ट के अंदर आएगा, फिर सेबी के अंदर आएगा, फिर फेमा के अंदर आएगा, और फिर ट्रिब्यूनल के अपील प्रोसीजर चलते रहेंगे, राइट? तो इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तो एकदम प्यार से आराम से सुनेंगे। ठीक है, चलिए, अभी अपन एडजुडिकेशन प्रोसीजर किसका पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट के अंदर आरओसी पास मैटर कब जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कंपनी और ये हो गया हमारा ऑफिसर डिफॉल्ट। ठीक है, आरओसी को जब भी कोई गड़बड़ लगी तो आरओसी क्या करता है?
शो कॉज नोटिस इशू करता है। पढ़ते टाइम पे हमारे पास एक जवाब आया था, एक क्वेश्चन आया था कि 454 और 441 में डिफरेंस क्या है, दैट इज कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन में डिफरेंस क्या है। वहां पे हम लोगों ने समझा था कि आरओसी के पास एडजुडिकेशन का मामला जाता कब है। रिमेंबर, तीन चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। आरओसी के पास तीन तरीके से मामला जाएगा, एक एमसीए के कहने पे दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा सेक्रेटरी ऑर्डर या फिर स्टैट्यूटरी ऑर्डर। जल्दी से बोलो, सेक्रेटरी ऑर्डर मतलब कंप्लायंसेस का ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? सीए। और सेक्रेटरी ऑडिट कौन करेगा? हम, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। क्या? चलिए अब प्रोसीजर पे आते हैं। आरओसी क्या करेगा? शो कॉज नोटिस इशू करेगा। कितने दिन का? 15 टू 30 डेज। उसके बाद जब ये शो कॉज नोटिस जाएगा, दो बातें बतानी। पहला, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, मैंने करा क्या है और कितनी मैक्सिमम पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ठीक है, ये शो कॉज नोटिस कितने दिन का है? 15 से 30 दिन। हर प्रोसीजर में शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड कम होता जाएगा, दैट्स अ टिक, रिमेंबर दैट। ठीक है, अभी कितना है? 15 से 30 दिन नोटिस गया। ठीक, किसके पास गया? कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब ये क्या करेंगे? ये रिप्लाई करेंगे, बट रिप्लाई कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली। और वहां बताएंगे फिजिकली खुद आने वाले हैं, इनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। डन, आपका रिप्लाई आ गया। अब इस रिप्लाई से या तो हम कन्विंस होंगे या कन्विंस नहीं होंगे। अगर हम कन्विंस हुए तो मामला समाप्त, बट अगर हम कन्विंस नहीं हुए तो 10 दिन के अंदर, 10 वर्किंग डेज के अंदर क्या फिक्स हो जाएगी? डेट ऑफ हियरिंग। क्या फिक्स हो जाएगा? डेट ऑफ हियरिंग। डन, यहां तक एक समस्या समाप्त। ठीक है, अब आते हैं डेट ऑफ हियरिंग। रटने की जरूरत है नहीं। मान लो तुमने पाप करा जो तुम जिंदगी में आगे करोगी। ठीक है, तुम गए आरओसी के पास, डेट ऑफ हियरिंग वाले दिन पे सबसे पहला काम क्या होगा? आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, फिर इसके पास दो पावर है भाई। आपने बोल लिया ना, अब आई एम नॉट कन्विंस्ड, मुझे और डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे और एविडेंस चाहिए, तो वो क्या इशू करेगा? समन। समन फॉर टू थिंग्स, पहला कॉल फॉर डॉक्यूमेंट, दूसरा एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेस। फलाने आदमी को यहाँ पर लेके आओ, या ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके आओ। आपने बोल लिया, हमने डॉक्यूमेंट मांग लिया, हो गया मामला समाप्त। अब क्या होगा? फाइनल ऑर्डर वुड बी पास। ठीक है, अब ऑर्डर के लिए दो बातें सीखना बहुत जरूरी है। अगर पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा था, मतलब ना तुम्हें आना पड़ा ना हमें आना पड़ा, तो ये मामला जल्दी सटक सकता है ना। इन दैट केस, अगर फिजिकल अपीयरेंस वाज नॉट इंपॉर्टेंट, देन 30 डेज में पूरा एडजुडिकेशन समाप्त होता है। बट अगर फिजिकल अपीयरेंस था, हमने समन्स मंगाया, तुम कुछ लेके आए, कुछ नहीं लेके आए, तब 90 दिन में पूरा खत्म होना चाहिए। ये एक बात हो गया। दूसरी, ऑर्डर की कॉपी दोनों पार्टीज को जाएगी। डन, यहां तक समाप्त। डन। अच्छा, अब इस ऑर्डर में आप क्या लगाओगे? एडजुडिकेशन है तो फाइन तो नहीं लगेगा, क्या लगेगी? पेनल्टी। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेनल्टी पे। ठीक है, अब पेनल्टी से रिलेटेड चार बातें अपने को याद रखना है। पहला, लगाता कौन है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। रैंडमली तो पेनल्टी लगा देगा, कोई फैक्टर्स कंसीडर करके लगाएगा। तो फैक्टर्स क्या है? पांच चीजें याद रखना है। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, कितना लॉस हुआ अगले आदमी को, डिसप्रपोर्शनेट गेन मतलब मुझे फायदा कितना हुआ, एंड रेपिटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, मुझे फायदा कितना हुआ, अगले बंदे को नुकसान कितना हुआ, कितनी बार आप सेम काम कर चुके हो, किस तरीके का बिजनेस हो, कितना बड़ा बिजनेस है, उसके बेसिस पे पेनल्टी वुड बी डिसाइडेड। खत्म, क्लियर हो गया। अब ये पेनल्टी पे कैसे होगी? एमसीए के पोर्टल पे। सब कुछ कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिकल। इसी के लिए बीच में एक टॉपिक और था, एमसीए कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम। याद है? ये खुद से पढ़ लेना क्योंकि जनरल टॉपिक था। पढ़ा क्या था वहां पे? एमसीए के पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, क्रेडेंशियल्स डालना है, वहां नोटिस आएगा, टैप करना है और अप्लाई कर देना है। तो ये अपने को यहाँ प्रोसीजर में लिखने की जरूरत है। थैंक यू, जय माता दी। चलिए, अब ये जो पेनल्टी भरे कहाँ पे जाएगा पैसा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो किसी के भेजे में सवाल जवाब अगर आया कि भाई साहब पैसा गवर्नमेंट ले रही, हाँ ले रही, पर कहाँ जा रहा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेनल्टी क्लियर हो गया? हो गया, यहां तक क्लियर है। ये सलट गया आरओसी। ठीक है, पर वी बीइंग इंडियंस, ठीक है, और इंसान तो अपन है, आरओसी का ऑर्डर आया तो हम सेटिस्फाइड थोड़ी होंगे, भले ही हमारी गलती हो, राइट? तो हम क्या फाइल करेंगे? अपील। और ये किसके पास जाएगी? रीजनल डायरेक्टर। तो आप अपील पढ़ लें फटाफट से। चलो भाई, बहुत मजा आ रहा है हमें करने में। यहां तक तो अपना खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई जो हमें मालूम है रह जाएगी, इसलिए अलग से लिख ली थी। चलो, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक चीज समझना, आरओसी ने शो कॉज नोटिस दिया था, कितने दिन का? 30 डेज। ठीक है, उस 30 डेज के दौरान अगर आपको रियलाइज हो गया कि ना बाबा ना, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना बहुत जरूरी है, राइट? तो इन 30 दिनों में भी अगर तुमने फाइल कर दिया तो हम तुम्हें बख्श देंगे कि पेनल्टी नहीं लगानी। ठीक है, बट शो कॉज नोटिस के बाद भी फाइल नहीं करा तब पेनल्टी वुड बी इम्पोज, राइट? व्हाई? पर्पस इज एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कराना, रात दिन पेनल्टी लगाना, फिर भी नहीं मानना तो पेनल्टी लगा दी जाएगी। डन हो गया। नेक्स्ट आ गया, अब हम लोग आते हैं अपील पे। ठीक है, यहां से हमारा शुरू होता है अपील वाला पार्ट। ठीक है, पहली चीज, आरओसी की ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां जाएगी? रीजनल डायरेक्टर। कितने दिन में जाएगी? 60 डेज में। जब अपील फाइल करोगे, तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला, यू हैव टू स्पेसिफाई द ग्राउंड्स ऑफ अपील। ठीक है, किन रीजन से आप अपील फाइल कर रहे हैं। दूसरा, फॉर्म, दैट इज एडीजे। ठीक है, और तीसरा, जो ऑर्डर की कॉपी जिससे आप अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हो उसकी कॉपी लेके आपको वहां पे जाना है। ठीक है, ये आरडी के पास अपील हमने फाइल कर दी, हमारा काम समाप्त। अब आरडी सबसे पहला काम क्या करेगा? एंडोर्समेंट। क्या करेगा? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब डेट डालना, जिस दिन अपील फाइल हुई है उस पर डेट डाली जाएगी, अपील आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अब हमको देखना है कि रजिस्टर करना है या नहीं करना है। सिंपल बात है,
अगर अपील में कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो वी विल रजिस्टर इट, बट अगर डिफेक्ट है तो हम आपको रेक्टिफिकेशन के लिए 14 दिन का समय देते हैं। कितना? 14 डेज। तो अगर डिफेक्ट निकला हम आपको बोलेंगे आज से 14 दिन का समय है, रेक्टिफाई करके ले आओ। तुम ठहरे बदतमीज, ठीक है? 14 दिन हो गए समाप्त, आपने डिफेक्ट करेक्ट करा ही नहीं, ठीक है? सो इफ डिफेक्ट इज नॉट करेक्टेड इन दैट केस योर अपील विल बी रिजेक्टेड विद इन 7 डेज। 14 दिन हमने वेट करा, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, 7 दिन के अंदर अंदर हम रिजेक्शन का ऑर्डर पास कर देंगे, एज द अपील वुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है? अपील रजिस्टर हो गई, वापस क्या शुरू होगा? हमारा एडजुडिकेशन का प्रोसीजर, ठीक है? चलो आप इसके प्रोसीजर पे आ जाते हैं। यहां तक ठीक है, बढ़िया है, सब याद आ गया, डन। चल अब हम लोग जाते हैं आरडी पे वापस। अब ट्रिक याद रखना, दूसरा प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, एक आरओसी का पढ़ चुके, दूसरा आरडी का पढ़ रहे हैं। तब शो कॉज नोटिस कितना था? 30, अब कम होगा, कितना होगा? 21, आगे और कम होगा, फिर और कम होगा, ठीक है? चलो अभी शो कॉज नोटिस सबसे पहले गया, कितने दिन का? 21 डेज। उसमें क्या बताना है? फिर वही बात, नेचर ऑफ डिफॉल्ट और कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है? भाई साहब ये क्या करेंगे? ये क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करने के बाद क्या फिक्स हो जाएगा? डेट ऑफ हियरिंग। यहां तक की कहानी हमेशा सेम है। डेट ऑफ हियरिंग वाले दिन पे क्या होता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तुमको बोलने का मौका दिया, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट लगता तो मैं मांगेगी। इसके बाद फाइनल ऑर्डर इज ईदर कंफर्म, मॉडिफाई और रिजेक्ट। ये 3 चीजें याद रखोगे, ठीक है? सीएमआर, कंफर्म, मॉडिफाई या रिजेक्ट। ईदर विच वे जो भी आपको ऑर्डर पास हुआ वो ऑर्डर की कॉपी दोनों पार्टीज को दे दी जाएगी और उस ऑर्डर में भी क्या लगाई जाएगी? पेनल्टी। क्यों? क्योंकि एडजुडिकेशन चल रहा। क्या चल रहा? एडजुडिकेशन। तो आरडी ने फाइनल पेनल्टी बता दी कितना भरना है, ठीक है? हो गया। अब एक और कहानी अपन ने यहाँ पे समझी थी, राइट? आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, तुम्हें लगता है ना इतनी पेनल्टी भरोगे? कभी किसी से उधारी लिए अपन ने? लिए है ना? जब उधारी मांगते हैं तो इमीडिएटली अपने को पैसा चाहिए होता है कि दे दे भाई मैं गरीब हूं, है ना? जब वो बेचारा अपना पैसा वापस मांगता है तो अपन उसको रियलाइज करा देते कि तुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है कि इतने पैसे मांगने आ गया, राइट? तो देखो अथॉरिटीज ने बोला कि हमने पेनल्टी लगाई, तुम्हें कायदे से भरनी चाहिए, है ना? पर हम आपके पीछे पीछे थोड़ी दौड़ेंगे कि लाओ पेनल्टी लाओ पेनल्टी लाओ पेनल्टी, राइट? तो अब अगर आपने पेनल्टी भी नहीं भरी तो नाउ इट बिकम्स एन ऑफेंस, तब हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे? फाइन, ठीक है? तो हमने पेनल्टी लगाई, समय कितना है? 90 दिन। 90 दिन में भी पेनल्टी नहीं भरी, अब हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे? फाइन। जो मिनिमम 25,000 तो रहने ही वाला है, मैक्सिमम अपन ने लिमिट जानबूझ के नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बहुत जगह लिमिट बढ़ी है जो कंफ्यूजन होगा, राइट? सो मिनिमम 25,000 रुपीज फाइन लगना है। फाइन क्यों लग रहा है? क्योंकि नाउ इट हैज बिकम एन ऑफेंस, राइट? कोर्ट का ऑर्डर ना मानना अब क्या बन गया? ऑफेंस। तो ऑफेंस में क्या लगेगा? फाइन। ये अपन लोग पहले पढ़ के आए। और डिफॉल्ट में क्या लगेगा? पेनल्टी। तो यहां तक पेनल्टी थी, यहां पे क्या हो गया? फाइन। डन डन। अब बीच बीच में अपन ने बहुत सारे केसेस पढ़े थे जिनका नाम अनफॉर्चुनेटली हम डालना भूल गए, तो आप एक बार डाल लेना, बट केस स्टडीज का नाम हम याद था तो वो हमने डाला है, ठीक है? केस स्टडीज अपन ने पढ़ी थी। अब ये एडजुडिकेशन रिलेटेड 4 एग्जांपल्स अपन ने पढ़ लिए, ठीक है? नंबर 1 वाज कोडागु हेरिटेज, ठीक है? कोडागु हेरिटेज में क्या हुआ था? वायलेशन ऑफ सेक्शन 12। अब सेक्शन 12 क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है? रजिस्टर्ड ऑफिस बना तो 30 डेज के अंदर आपको बताना होता है, चेंज हुआ तो 30 डेज के अंदर बताना होता है। कौन से फॉर्म में? INC 22, ठीक है? तो INC 22 में बताना था। ये कंपनी ने साधारण सी गलती करी कि INC 22 फाइल नहीं करा, एडजुडिकेशन हुआ, बात वहां पर समाप्त हो गई। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा जॉयज आइसक्रीम, ठीक है? इनका भी सेम काम था, सेक्शन 12 का वायलेशन। इन्होंने भी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बताया तो शो कॉज नोटिस इशू हुआ। इन्होंने और ऊपर जाके उसका रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझा, तो ये वाले केस में हुआ। तीसरा हम लोग आए नारंग इंटरनेशनल, ठीक है? नारंग इंटरनेशनल में क्या हुआ? सेक्शन 173 बात करता है किसके बारे में? बोर्ड मीटिंग के बारे में। बोर्ड मीटिंग की प्रोविजन क्या बोलती है? पहली बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। साल में टोटल कितनी बोर्ड मीटिंग? 4 बोर्ड मीटिंग, मैक्सिमम गैप 120 डेज। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? इनकी बोर्ड मीटिंग में डिले हुआ, आरओसी ने टाइम पीरियड एक्सटेंड करके दिया। मैक्सिमम कितना होता है? 120। इन्होंने बोला चलो 180 ले लो, ठीक है? 180 डेज के बाद भी जब फाइल नहीं हुआ तो पेनल्टी वाज इंपोज्ड बिकॉज ऑफ द डन। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था संशक्ति का केस, जिसमें सिंपल सा था प्राइवेट प्लेसमेंट का डिस्क्लोजर। इनको फर्दर इशू करना था, इन्होंने डिसाइड करा कैसे करेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अब प्राइवेट प्लेसमेंट करने के पहले लेटर ऑफ ऑफर जाता है और फाइल होने के बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाता है। ना तो लेटर ऑफ ऑफर टाइम से फाइल हुआ, ना ही रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जिसकी वजह से डिफॉल्ट लगा, पेनल्टी लगी, केस वाज क्लोज। डन। अब इसके बीच में स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड केसेस आए, ठीक है? केसेस की बात करें, केस स्टडी नहीं, और एक दो केसेस है, राइट? सो व्हेन यू आर मेकिंग द चार्ट प्लीज मेक श्योर इसी के साथ यहीं पे उन केसेस को समराइज कर दो, ठीक है? अपन ने समराइज क्लास में ऑलरेडी कर ही लिया था, बट यहाँ पे करके खत्म करते हैं, ठीक है? कोमल चड्डा वाले केसेस की बात कर रहे हैं। डन। चलो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी होता है समाप्त, ठीक है? अब आएगा सेबी के अंदर एडजुडिकेशन कैसे होता है, फेमा के अंदर एडजुडिकेशन कैसे होता है, एंड वगैरह वगैरह, राइट? अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेबी, ठीक है? सो पार्ट 3 इज ऑल अबाउट सेबी, ठीक? सबसे पहली बात, सेबी के अंदर क्या होगा? सेबी के अंदर एडजुडिकेशन करने के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा, ठीक है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्यों अपॉइंट हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन के लिए। ही शुड नॉट बी लेस देन अ डिवीजन चीफ, ये इनकी रैंक है। एटलीस्ट डिवीजन चीफ, उसके ऊपर का ही कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा, ठीक है? अब एडजुडिकेशन कैसे होता है? सेबी के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या था? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट 3 डिवीजन में डिवाइडेड है, लिटिगेशन डिवीजन, प्रोसिक्यूशन डिवीजन और सेटलमेंट डिवीजन। डन। लिटिगेशन डिवीजन क्या हैंडल करता है?
सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील फाइल हुई तो लिटिगेशन डिवीजन, सेबी को कंप्लेंट फाइल करनी है प्रोसिक्यूशन तो प्रोसिक्यूशन डिवीजन, और सेटलमेंट अगर करना है सिमिलर टू कंपाउंडिंग नॉट एक्जैक्टली कंपाउंडिंग जो अपन चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे तो उसके लिए कौन सा डिवीजन आता है, सेटलमेंट डिवीजन। शॉर्ट में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था कि इसके अंदर भी 3 अथॉरिटीज आती है, इंटरनल कमिटी, वहां से मैटर जाएगा हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, और वहां से मैटर जाएगा पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स, दैट वाज सेटलमेंट डिवीजन। ये झपा तो बढ़िया बात, नहीं झपा तो चैप्टर 7 में एनी विच वे इसको अपने को डिटेल पढ़ना है, ये अपन ने सिलेक्टिव पढ़ लिया था, एडिशनल पढ़ लेते हैं, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया, ये सेबी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अच्छा, अब सेबी के अंदर क्या होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा, ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करते दौरान इन्फॉर्मेशन लगी, इन्फॉर्मेशन बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट किसको सबमिट कर देगा, बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी, ठीक है, ये हो गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाती है, कहां जाती है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, डन, यहां तक क्लियर है, पक्की बात। चलो अभी एसएडी का प्रोसीजर अपने को अभी पढ़ना है, बाद में पढ़े, थोड़ा सा बाद में पढ़े, है ना। जितने लोग अलग से ये लेक्चर को देख रहे हैं, ये प्रोसीजर आप आगे जाके बाद में कॉपी कर लेना, क्यों, जितनी भी अथॉरिटीज के पास अपील होगी, कौन जुडिशियल अथॉरिटी जितनी है, सबका अपील का प्रोसीजर सेम है, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, तो एक बार में ही पढ़ लेंगे, वही प्रोसीजर आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रेशर भेजे नहीं। तो यहाँ तक अपन ने सेबी के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, दूसरा उनका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, और तीसरा उनकी इंक्वायरी कैसे होनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेबी का इंक्वायरी प्रोसीजर, ठीक। चलो यहां तक सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक सेकंड आंख बंद करके एक बार दिमाग में रिकॉल कर लो सेबी का इंक्वायरी प्रोसीजर क्या था, फटाफट से रिकॉल कर लो, फिर सेबी का इंक्वायरी प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली अपन जाएंगे फेमा पे। डन, चलो शुरू करें वापस उतनी एनर्जी के साथ, चलिए भाई, अगेन वही कहानी होने वाली, ये तो अपन ने पढ़ लिया, सेबी किसको अपॉइंट करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट लेस देन अ डिवीजन चीफ। भाई अब होती है अपनी इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू, सबसे पहला काम क्या होगा, शो कॉज नोटिस, सबसे पहला शो कॉज नोटिस आरओसी ने दिया था, राइट, कंपनीज एक्ट के अंदर, दैट वाज 30 डेज, फिर आरडी ने दिया अपील के बाद, दैट वाज 21 डेज, और कम हुआ इस बार 14 डेज। अच्छा, ये आरओसी आरडीओ सेबी जो अपन पढ़ रहे हैं इनका आपस में ले देना है, नहीं, ये 3 अलग प्रोसीजर्स है, राइट, सिर्फ लिंक बिठाने के लिए कहां पे कितना था उसके लिए अपन ने पढ़ा 30 डेज, 21 डेज और 14 डेज, सेम कहानी, शो कॉज नोटिस गया, क्या बताओगे, नेचर ऑफ डिफॉल्ट और कितनी पेनल्टी लगेगी, डराना है धमकाना है आदमी को, कितनी लग जाएगी, तो रिप्लाई कर दो, ये क्या करेगा, डर के ऑब्वियसली रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करने के बाद फिर क्या होगा, डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ हियरिंग की कहानी थोड़ी सी अलग है, राइट, डेट ऑफ हियरिंग वाले दिन पे आप खुद आओगे, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आओगे, या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा, नहीं, हमारी जिम्मेदारी उसको समझाना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन द ऑफेंस, फिर हम क्या करेंगे, हमने बोल दिया अब तुम बोल लो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब जितने भी एविडेंस, जितने भी डॉक्यूमेंट जो भी आपको लेके आना है वो आप लेके आ जाओ, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब इनको एग्जामिन करते टाइम पे मेरे भी दिमाग में कोई सवाल जवाब आया होगा, राइट, तो अब हम क्या करेंगे, समझ, राइट, वी विल कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स, दैट इज समझ। तो पहले हमने आपको ऑफेंस समझा दिया क्या हुआ है, आपको बोलने का मौका दिया, आपने एविडेंस रख दिया, इसमें मुझे कोई क्वेश्चन रहा तो मैंने समझ शुरू करके आपसे डॉक्यूमेंट मंगा लिया, कंसीडरिंग दैट फाइनल ऑर्डर वुड बी पास। बट अगर डेट ऑफ हियरिंग वाले दिन पे पार्टी नहीं आती है तो हम आपका आरती लेके इंतजार नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास, एक्स पार्टी मतलब एक पार्टी, आप आए नहीं तो आप भाड़ में जाओ, अपने ऑर्डर पास कर रहे हैं, एंड दैट वुड बी डन, राइट। हालांकि बाद में दिस ऑर्डर कैन बी सेट असाइड इफ यू हैड अ सफिशिएंट रीजन, तो वो सेट असाइड हो सकता है, डन हो गया। अच्छा, अब फाइनल ऑर्डर पास होगा, फाइनल ऑर्डर फिर वही कहानी, कॉपी किसको जाएगी, दोनों पार्टीज को। एक चीज यहाँ पे बड़ी प्यारी से अपन ने पढ़ ली थी, अगर आपने कोई ऑर्डर पास करा जिसमें कोई एरर अपेरेंट है, अपेरेंट मतलब दिख रहा कि भाई साहब आपने पेनल्टी दी थी 20,000 रुपए, प्रिंटिंग एरर पे कितनी डाल दी, 2 लाख रुपए, राइट, गलत है, उस केस में 15 दिन के अंदर आप रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, तो रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड इन 15 डेज, डन हो गया, डन। फिर वही कहानी होगी, यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, पेनल्टी, पेनल्टी कितने दिन में भरनी होती है, 90 दिन, नहीं भरा तो फाइन, पर ये फाइन भी तो रिकवर कराना है, तो रिकवर कराने के लिए हमारा कौन निकलता है, रिकवर कराने के लिए कौन निकलता है, वसूली भाई, और इसका नाम क्या था, रिकवरी ऑफिसर। अब वसूली भाई कैसे रिकवर करेगा, पहला एकदम वसूली को सोचना, ठीक है, सर्किट को सोचना, क्या करेगा, सबसे पहला काम प्यार से बोलेगा कि और मोहरत ले ले पर पैसे दे दे, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी गाड़ी घोड़ा सीज करेगा, फिर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी घर सीज करेगा, फिर भी नहीं मान रहे तो बैंक अकाउंट सीज करेगा, अभी भी नहीं मान रहे तो ऑप्शन नहीं बचा, क्या करेंगे, जेल लेके जाएंगे। तो पहला काम क्या करेगा, फर्दर टाइम पीरियड, देन मूवेबल प्रॉपर्टी सीज, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज, नहीं मान रहे तो बैंक अकाउंट सीज, एंड लास्ट इज, एक सेकंड रुक जाना, हमने लाइफ इंप्रिजनमेंट कैसे दिया, हमें सिविल इंप्रिजनमेंट, ठीक है। सिविल इंप्रिजनमेंट के बारे में थोड़ी कहानी अपन ने फैमा में पढ़ी जो अपन पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इट विल एंड, क्लियर, यहाँ तक सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है अपने को, डन, सेबी समाप्त, पूरा क्लियर है एकदम चकाचक, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो अपने को नहीं आ रहा, पक्का बोलने पे रिकॉल हो रहा ना, डन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेमा पे। नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें सब याद होगा कि फेमा में ये पढ़ा था, नहीं, पर जब हम बोल रहे हैं तब रिकॉल हो रहा है ना, बस उतनी फ्लैश मेमोरी बहुत है। चलो
शुरू किया था फेमा, बहुत सारी चीजें थी, तो हम लोगों ने क्या करा, हमने बोला पहले हम 3 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इनका ऑर्डर एनफोर्स कैसे होता है, मतलब इंप्लीमेंट कैसे होता है, और फिर हम पढ़ेंगे अपील, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोविजन ऑफ फेमा वाज अपील, ठीक है। एकदम प्यारी शानदार तरीके से याद होगी, और इसी के साथ एसएटी वाला प्रोसीजर ऑटोमेटिकली डन। तो एक के साथ 2-3 प्रोसीजर मुफ्त, ठीक है। चलो गुज्जू लोग सुन के एकदम मस्त खुश हो गए, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। चलिए सबसे पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, 5 बातें ध्यान रखनी है। इनको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, अड़चन आई है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, सबसे पहला काम क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ऑर्डर देगा, तभी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कोई काम करेगा, ठीक है। इंक्वायरी इनके पास आई, जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम आपके पास 1 साल है, ठीक है। अगर 1 साल में ये नहीं हो पाया, देन यू हैव टू गिव रीजंस कि व्हाई इंक्वायरी कुडंट हैव बीन कंप्लीटेड इन 1 ईयर, डन। लास्ट आता है पावर्स आर सिमिलर टू सिविल कोड। साधारण सी टिक अपन ने याद करी, कहीं भी आए कि फलाने बंदे की पावर्स आर सिमिलर टू सिविल कोड, हम लोग एक छोटू सा एक कोटेशन अपना याद कर लेंगे, SIID, प्यार से इसको हम लोग बोलते हैं सिट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, S फॉर summoning and examining of witnesses on oath, I for issuing commission, next I for issuing inquiry, and D for discovery of document and record। कोई भी आपका ये आंसर गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये 4-5 पावर सिविल कोड के पास है ही है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आए एनफोर्समेंट पे कि इनको ऑर्डर एनफोर्स कैसे होगा, राइट। सेम बात, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या लगाएगा, पेनल्टी। पेनल्टी भरना कितने दिन में, 90 दिन में, नहीं भरा तो लास्ट रिजॉर्ट क्या है, सिविल इंप्रिजनमेंट, राइट। सेम यहाँ पे हुआ, क्या लगाया, पेनल्टी, समय कितना दिया, 90 दिन, नहीं भरा तो अब क्या होगा, सिविल इंप्रिजनमेंट। पर एक बात समझो, मेरा गोल क्या है, आपको जेल में डालना नहीं, गोल क्या है, पैसा निकलवाना, ठीक है। तो सिविल इंप्रिजनमेंट जाने के पहले क्या इशू होता है, समन, ठीक है। सबसे पहले क्या इशू होता है, समन। समन मतलब कोर्ट का बुलावा, आप आए, ये तारीख को आए और कोर्ट में बताएं क्यों आपके अगेंस्ट सिविल इंप्रिजनमेंट नहीं आना चाहिए, राइट। मान लो हमने समन आपको इशू करा, एंड देन आई रियलाइज कि आप देश छोड़ के भागने वाले हो, तो कब क्या करें, प्यार से बुलाएं कि उठा के लेके आए, उठा के लेके आए। तो नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, वारंट, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगा कि आप इस फैसिलिटी को छोड़ के भागने वाले हो और पैसा रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वारंट इशू करेंगे, विच मींस अरेस्ट, ठीक है। अब वारंट इशू हुआ तो 2 बातें ध्यान रखनी है। देखो भाई, हम गए उसको पकड़ने जेल से उठाने, ठीक है। जैसे ही उठाने का उसने बोला 1 सेकंड, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया, ले लो पैसे, ठीक है। तो अरेस्ट का वारंट था, पर उसने पैसा दे दिया, अब अरेस्ट करने की जरूरत है नहीं है, तो हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर उसने पैसा नहीं दिया और हमने अरेस्ट करा, तो दूसरी कंडीशन क्या है, जग जाहिर है 24 आवर्स में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या मजिस्ट्रेट के सामने लेके आपको जाना है, ठीक है। अच्छा, समन इशू हुआ तो भी कोर्ट के सामने जाएगा, वारंट इशू हुआ तो भी कोर्ट के सामने जाएगा। अब कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट आपको क्या देगा, बोलने का मौका, कि तुम बोल लो, तुम बता दो क्यों तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पैसा तुमने क्लियरली नहीं भरा, राइट। अगर आपने कन्विंस कर लिया तो कोर्ट आपको छोड़ देगा और मौका दे देगा कि भाई पैसा भर दो, राइट। पर अगर कन्विंस नहीं करा तो कोर्ट क्या कहेगा, उठा के अंदर कर दो, दैट इज अरेस्ट। बट व्हाट इफ वो ऑलरेडी अरेस्टेड था, है ना, वारंट इशू किया था, अरेस्ट किया था, तब हम लोग क्या करेंगे, डिटेंशन। अरेस्ट के बाद क्या होता है, डिटेंशन। कस्टडी में नहीं है तो पहले क्या होगा, अरेस्ट। ये क्लियर हो गया, डन। तो अगर समन इशू हुए थे, कोर्ट में आया, पैसा नहीं भर रहा, क्या करेंगे, अरेस्ट। वारंट इशू हुआ था, अरेस्ट किया, फिर कोर्ट में लाया, ऑलरेडी अरेस्टेड है, तो आगे क्या दे देंगे, डिटेंशन। और अगर हम कन्विंस हुए तो क्या करेंगे, रिलीज, डन डन। चलो, तीसरी चीज फेमा के अंदर वाज अपील, ठीक है। अब अपील पढ़ने के पहले तो उनकी अथॉरिटीज याद कर लो। सबसे पहला तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यहां से कहां जाएंगे, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, यहां से कहां जाएंगे, एपीलेट ट्रिब्यूनल, यहां से कहां जाएंगे, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां जाएंगे, हाई कोर्ट, ठीक है। साधारण सी टेक्निक, कोई भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी आए तो यहां अपील कितनी है, 45 डेज, यहां अपील कितनी है, 45 डेज, एसएटी के पास अपील कितनी है, 45 डेज, एनसीएलटी के पास अपील कितनी है, 45 डेज। पर हर जगह लॉजिक चिपकाना है क्या, नहीं, ज्यादा हेकड़ी नहीं दिखाने का, लिमिटेड हेकड़ी इज ऑलवेज गुड, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस डुबाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डेज में इनके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम है तो 45 डेज में लास्ट आता है हाई कोर्ट, ठीक है। कोर्ट के पास जब भी अपील फाइल होनी है, कितने दिन में, 60 डेज। तो एसएटी से कहां जाते थे, सुप्रीम कोर्ट, कितने दिन में, 60 डेज में। एनसीएलटी से कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, अगेन कितने दिन में, 60 डेज में। तो यहाँ हाई कोर्ट के पास कितने दिन में जाओगे, 60 डेज में। हो गया। अब प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, चल आराम से 1 मिनट सांस ले लो, पानी वानी पी लो, पानी पी लो। गुस्से से क्यों देख रहा है यार, रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा बैठा है, तो खाई जाऊंगा मैं आज एकदम। क्या हो गया, बेटा बेटा आज, ठीक है। पानी पी लिया, रिलैक्स कर लिया, चलो हमने भी सांस ले ली, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट हम लोग कहां गए, स्पेशल डायरेक्टर अपील, ठीक है। सबसे पहले बात, कितने दिन में जाएंगे, 45 डेज में जाएंगे। जब आप इनके पास जाओगे तो आप फॉर्म फाइल करते हो, फॉर्म 1, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपी, और उसके साथ ऑर्डर की कॉपी, ठीक है। दूसरी बात, 5000 रुपए का चालान। ये 4 बातें याद हो गई, डन। इसके बाद क्या होगा, 45 डेज में आपने अपील फाइल कर दी, ठीक है। अब क्योंकि अपन एसएडी में तो प्रोसीजर रिवाइज कर रहे हैं तो अभी कर ले रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, फिर वही बात, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अच्छा, बीच में कॉपी वाला पार्ट आपने छोड़ दिया, सॉरी 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 सॉरी। तो ये बन गए स्पेशल डायरेक्टर अपील के पास, राइट। स्पेशल डायरेक्टर अपील सबसे पहला काम क्या करेगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर किसको दे देगा, अथॉरिटी को, ठीक है, मतलब बेसिकली डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, राइट। कि जो अपील आई है उसकी कॉपी किसको दे देगा कि भाई साहब दिस अपील हैज बीन फाइल्ड। उसके बाद
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। जब आप बोल लो, आप दोनों पार्टीज बोल लो आपको क्या बोलना है, दोनों की सुनने के बाद फिर क्या होगा? हाँ, अच्छा मैं पहले प्रोसीजर पे गई नहीं, एक सेकंड, सॉरी माय बैड, इसको हटा दे रहे हैं फिर पढ़ते हैं। हाँ चल वापस देखते हैं। स्पेशल डायरेक्टर अपील के बाद अपील फाइल, उसने क्या करा? कॉपी ऑफ ऑर्डर दे दिया कि भाई साहब अपील फाइल हो गई है, ठीक है। अपील फाइल होने के बाद क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर वो इससे कन्विंस हुआ तो शायद मामला ही खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होगी? डेट ऑफ हियरिंग वुड बी फिक्स, जहाँ पे अपील सुनी जाएगी। अब इस दिन क्या होगा? सबसे पहला अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दूसरा दोनों की सुनने के बाद तीन चीजें, कंफर्म, मॉडिफाई या रिजेक्ट, ठीक है। ये करने के बाद फाइनल ऑर्डर वुड बी पास। फाइनल ऑर्डर की कॉपी दोनों पार्टीज को अपने को भेजनी है, और अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू विल मेक एन अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगेन कितने दिन में? 45 डेज में। हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसके पास गए, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गए, फिर वही कहानी। अब कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? फॉर्म 2। यहाँ पे क्या था? फॉर्म 1, यहाँ पे क्या है? फॉर्म 2। ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ ऑर्डर, बट फीस कितनी होगी? 10,000। वहां कितना था? 5,000। यहाँ फीस कितनी है? 10,000। कितने दिन में जाएगी अपील? 45 डेज। प्रोसीजर में क्या होगा? फिर वही बात, एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? कॉपी ऑफ ऑर्डर देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, सुनने के बाद डेट ऑफ हियरिंग वुड बी फिक्स। डेट ऑफ हियरिंग में क्या होगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कंफर्म, मॉडिफाई, रिजेक्ट। ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर की कॉपी दोनों पार्टीज को, और अब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो अपील फाइल करो किसके पास? हाई कोर्ट। कितने दिन में? 60 डेज में। डन। ओनली व्हेन देयर इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। हो गया, डन। चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग फेमा के, दैट इज इंक्वायरी प्रोसीजर, ठीक है। अब याद रखना, इनका इंक्वायरी प्रोसीजर एग्जैक्टली सिमिलर टू सेबी का इंक्वायरी प्रोसीजर, सिर्फ डिफरेंस कहां पे है? शो कॉज नोटिस, दैट्स इट, पूरा सेम है। देख लो एक बार, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने क्या करा? शो कॉज नोटिस। वहां पे शो कॉज नोटिस सेबी में कितना था? 14, यहाँ पे कितना है? 10 डेज। 10 डेज बाद रिप्लाई आया, क्या हुआ? डेट ऑफ हियरिंग। डेट ऑफ हियरिंग में क्या करना था? पहला ऑफेंस समझाना था, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, जहां पे वो एविडेंस देगा, हम समन्स मांगेंगे, हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे, फिर एक्स पार्टी ऑर्डर वुड बी पास, राइट। फाइनल ऑर्डर पास होगा, फाइनल ऑर्डर की कॉपी दोनों पार्टीज को जाना जरूरी है। खत्म हो गई कहानी। सेम सेबी वाला है, सिर्फ वहां 14 डेज था, यहाँ पे 10 डेज है। डन डन। तो यहाँ के साथ मैम आप भी पानी पी लो। हाँ पियेंगे, हमने व्रत रखा है कि पूरा रिवाइज कराने के बाद पियेंगे। हो गया, डन। आखिरी पार्ट अपना आता है, क्योंकि इसके बाद ट्रिब्यूनल्स वाला पार्ट है जो अपने को अलग से पढ़ना नहीं है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। आखिरी पार्ट आता है जहां पे दो रैंडम टॉपिक्स आ गए, है ना। रैंडम, कोई लेना देना नहीं था, उठा के पटक दिया, अपन पढ़ लेते हैं। अच्छा, सेंस क्या बनता है कि आप इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 7 पढ़ लो, उसके बाद पढ़ो, पर क्योंकि अपन ने पढ़ा है तो लास्ट फटाफट से देख लेते हैं। दो बातें पढ़नी है, एक कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन के बीच में डिफरेंस, और दूसरा SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन। कंपाउंडिंग का जन्म कहां से हुआ? 441। एडजुडिकेशन का जन्म कहां से हुआ? 454। कंपाउंडिंग हमेशा कहां होती है? ऑफेंस में। एडजुडिकेशन कहां होता है? डिफॉल्ट में। कंपाउंडिंग कंसेंट से होती है, हम सेटल कर रहे हैं, ठीक है, हमारी गलती है। आर्बिट्री सॉरी, एडजुडिकेशन इज ऑलवेज आर्बिट्ररी, आरओसी को जो ऑर्डर देना वही देगा, आपके हिसाब से नहीं देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अपील फाइल नहीं कर सकते कंपाउंडिंग में, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका कंसेंट था। यहाँ पे अपील फाइल कर सकते क्यों? क्योंकि वहां पे कंसेंट नहीं है। लास्ट, कंपाउंडिंग अथॉरिटीज कौन है? आरडी और एनसीएलटी। एडजुडिकेशन अथॉरिटी कौन है? आरओसी और आरडी। डन। इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए जो अभी अपन नहीं पढ़ रहे, आप एक बार घर जाके देख, ठीक है। चल, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड दैट इज एसएफआईओ। चलो भाई सुनते जाना। एसएफआईओ का जन्म कहां पे हुआ? 211 और 212। 211 क्या बताता है? एसएफआईओ चीज क्या है, और 212 क्या बताता है? एसएफआईओ काम कैसे करेगा। तो एसएफआईओ के अंदर कौन कौन होगा? एक डायरेक्टर जो एटलीस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी है, मिनिमम ज्वाइंट सेक्रेटरी। उसके बाद अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, 4-5 फील्ड याद कर लेना, क्योंकि पेपर में सिंपल चीज ही याद नहीं आती है, बाकी सब याद आएगा, ठीक है। लॉ का एक्सपर्ट, अकाउंट्स का एक्सपर्ट, फाइनेंस का एक्सपर्ट और टैक्स का एक्सपर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। 4-5 रट लो, ठीक है, इनके एक्सपर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद हेड ऑफिस का कहां है? दिल्ली, जिससे बहुत ज्यादा लेने देना अपने को है नहीं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऑब्वियसली बेंचेस आते हैं, राइट। अब शुरू करते हैं अपन इनके प्रोसीजर। एसएफआईओ किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनको मैटर कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सुनेगा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, शादी के बाद बीवी अपने पति की सुनती है, किसी की नहीं सुनती, है ना, सिंपल बात। सेम यहाँ पे एसएफआईओ सिर्फ किसकी सुनेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी अपने को किसी से लेना देना नहीं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर किसको देगा? एसएफआईओ। कभी मुंह उठा के तो नहीं देगा, जब फ्रॉड रिलेटेड मैटर दिखा तब देगा। तो 4 राउंड्स पड़े थे। पहला, आरओसी ने मेहनत करी, इंस्पेक्शन करी, आपको रिपोर्ट दी, हमको लगा कि एसएफआईओ को इंटरफेयर करने की जरूरत है, तो हमने एसएफआईओ को मैटर भेज दिया। दूसरा, शेयर होल्डर्स ने किसी कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, उसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो रिक्वेस्ट करा कि आओ हमारी कंपनी प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो, तो मैटर किसके पास जाएगा? एसएफआईओ। तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट, पीआई मतलब पब्लिक इंटरेस्ट। और चौथा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के कहने पे हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। डन। एसएफआईओ के पास मैटर आ गया। अब एसएफआईओ सबसे पहला काम क्या करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा, टीम अपॉइंट करेगा, ये जाके क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करते दौरान हमें दिख गया कि गुज्जू फ्रॉड में इन्वॉल्व है और इसको अंदर करना चाहिए, सबसे पहला काम मैं क्या करेगी? अरेस्ट करूंगी, ठीक है। अरेस्ट करते टाइम पे पर भाई साहब 5 बातें याद रखना है, क्योंकि आप किसी को लेके जेल में जा रहे हो, ठीक है। तो 5 बातें याद रखना है। पहला, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर के अप्रूवल के बिना अरेस्ट कर नहीं सकते। दूसरा, जब अरेस्ट करा तो जो आपने अरेस्ट की कॉपी बनाई है, ग्राउंड्स वगैरह, वो एसएफआईओ के अंदर विद इन 24 आवर जाने चाहिए। तीसरा, अगर आपने किसी को अरेस्ट करे, आ रहे ये रिवाइज करके एक पॉइंट ऐड। तीसरा, अगर किसी को अरेस्ट करे 24 आवर्स में आदमी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। चौथा, रजिस्टर ऑफ अरेस्ट मेंटेन करना, कितने साल प्रिजर्व करना है? 5 इयर्स। एक चीज जो हमारा यहाँ पे मिस हो गया, दैट वाज, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई फॉरेन कंपनी है तो इनका अप्रूवल अरेस्ट का किससे लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट। डन, अरेस्ट हो गया, अरेस्ट करके ले आए। अब फाइनल क्या बनाएंगे?
रिपोर्ट, रिपोर्ट दो है, इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल। इंटरिम मतलब ऑब्वियसली अभी प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ, बीच में रिपोर्ट बना के सबमिट करी, एंड लास्ट इज फाइनल रिपोर्ट। रिपोर्ट जाएगी किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एसएफआईओ को, एसएफआईओ सेंट्रल गवर्नमेंट को। सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करा? एसएफआईओ, एसएफआईओ ने किसको अपॉइंट करा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसके पास जाएगा? एसएफआईओ, एसएफआईओ सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तरीके से आए उस तरीके से जाएंगे। अगर 1 2 3 करके आए तो 3 2 1 करके वापस। समझ में आ गया? डन। चलो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा एक काम तुम करो, एक काम हम करते हैं। अगर फ्रॉड दिखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहला काम किसको बोलेगा? एसएफआईओ, भाई तू जा, तू प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर। प्रोसिक्यूशन मतलब तू कोर्ट में ट्रायल शुरू करवा। अब ये किसके पास होगा? स्पेशल कोड। स्पेशल कोड अपन लोगों ने कहा पढ़ा? ऊपर। फ्रॉड रिलेटेड ऑफेंस कहां जाएगा? स्पेशल कोड। अगेन स्पेशल कोड कहां पैदा हुआ था? 435। और लास्ट हमारा क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं जाएगा किसके पास? ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी के एलटी, एनसीएलटी काय के लिए? डिसगॉर्जमेंट के लिए। डिसगॉर्जमेंट मतलब जितना का नुकसान करा उतना का पैसा लाके दे, क्योंकि इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। देन अब ट्रिब्यूनल क्या है वो आता है हमारा लास्ट। ठीक है, तो लास्ट ये रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है। ट्रिब्यूनल के अंदर कौन होगा? एनसीएलटी के अंदर कौन होगा? कौन किसको अपॉइंट करेगा? जहां पे हमने पढ़ा था ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, बट एनसीएलटी के लिए अलग से सिलेक्शन कमेटी बैठेगी। प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, इनकी एज क्या है? 67 इयर्स। बाकी मेंबर्स की क्या है? 65 इयर्स। टोटल टाइम पीरियड 5 इयर्स। डन डन। प्रोसीजर सबके सामने सेम रहेगा। वापस वही बात, मान लो एनसीएलटी से एनसीएलटी जाना है। एनसीएलटी क्या है? कोसा जुडिशियल अथॉरिटी। कितने दिन में जाएंगे? 45 डेज। पहली चीज 45 डेज में अपील विल बी फाइल। दूसरी चीज एनसीएलटी क्या करेगा? फिर वही बात, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, फिर कंफर्म, मॉडिफाई, रिजेक्ट, फिर ऑर्डर की कॉपी दोनों पार्टीज को। ठीक है, ऑर्डर की कॉपी दोनों पार्टीज को। इनसे सैटिस्फाइड अपील कहां फाइल करोगे? सॉरी हाँ, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी की डिस्कस कर रहे हैं ना अपन, एनसीएलटी डिस्कस कर रहे हैं। यहां से अपील कहां जाएगा? एनसीएलटी से अपील कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने दिन में? 60 डेज। ओनली व्हेन देयर इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड पावर्स ऑफ एनसीएलटी आर सिमिलर टू सिविल कोड। लास्ट आता है एसआईआईडी। खत्म, समाप्त। यहां होती है फाइनल अपने इस चैप्टर की समाप्ति। ठीक है, डन, क्लियर। अब कोई बचा रहा जिसको कुछ भी याद नहीं आ रहा? नहीं। इकलौती चीज जो रह गई व्हिच आई विल ट्राई नेक्स्ट रिवीजन उसको भी इंकॉर्पोरेट करेंगे वाज केस लॉस। तो केस स्टडी तो हमने कर दिया, केस लॉस समाओ अपना एक दो रह गए, वो बस एक बार देख लेना। ठीक है, वो कोमल चड्डा से 2 3 केस थे, और एसएफआईओ वर्सेस, वो तो भूल ही नहीं सकते, राहुल मोदी। ठीक है, तो एसएफआईओ वर्सेस राहुल मोदी वेरी इंपॉर्टेंट केस, और एक कोमल चड्डा। तो वो 3 केस थे। उषा मार्टिन अपन ने कट कर लिया क्योंकि वहां बकवास लिखी हुई है। ठीक है, वो केस एक्चुअली कुछ और है, अच्छा केस है, इन्होंने फैक्ट्स को समराइज करने के चक्कर में कुछ भी डाल दिया। ठीक है, तो वो 3 केसेस वहां पे, और एसएफआईओ वाला जो आई थिंक एसएफआईओ, कोमल चड्डा, सत्यनारायण, तो 3 है। उषा मार्टिन अपन ने कट कर दिया, बस ये 3 पढ़ने हैं। बाकी अपन ने सारी केस स्टडी समेत सेक्शन समेत सब रिवाइज करके खत्म कर दिया। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाओ, डाउट्स ले रहे हैं? एक सेकंड रुक जाओ। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? पूरा चैप्टर कायदे से रिवाइज हो गया, डन। अब ये हम स्क्रीन ऑन करके स्कैन करना शुरू कर रहे हैं, फोटो लेना शुरू कर दो। ठीक है, एक सेकंड, कोई बात नहीं। इसके बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एनफोर्समेंट में यही वीडियो ऐड होने वाला है, मस्त खोल के आराम से रिवाइज कर लेगा। ठीक है, चल इधर पे अपन ये रिकॉर्डिंग पार्ट 1। चलो अब केस पढ़ ले रहा। हुआ क्या? अरुण एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर ऑफ एमएस मेजर्स बीईएल लिमिटेड। पहला क्वेश्चन है ना ये, पार्ट 2 है, पार्ट 1? अच्छा ये अपना पार्ट 1 है। बाप रे गला सूख गया। पार्ट 1 होगा ना, पार्ट 2 थोड़ी होगा। अरे जो हमने नोट्स दिए उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पूछ रहे हैं। पार्ट 1 ना, 35 26 यही तो है। कैन यू सॉल्व दिस? ये वाला क्वेश्चन है ना, यही है ना, ये क्वेश्चन यही है। हाँ ठीक, जो हमने पहले नोट्स दिए थे जिन कॉपीज की, वो वाला का पेज 27 एक केस स्टडी बची थी, है ना। अब रुक जाओ एक सेकंड, एक ये पढ़ लेते फटाफट से, फिर हम आपको भी डाउट ले रहे हैं, देन वी विल क्लोज। ठीक है, चल यार रिकॉर्डिंग वालों को रह जाएगा ना यार। नहीं एक सेकंड, इसको डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ट्यूबलाइट बन के आया, दिमाग कम चल रहा है। पेज नंबर 6.27 पे आ जाओ, आखिरी केस स्टडी बची थी, फिर अपन समाप्त करते हैं। चलो अब केस पढ़ ले रहा। हुआ क्या? अरुण एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर ऑफ एमएस मेजर्स बीईएल लिमिटेड इज होल्डिंग 2% ऑफ वोटिंग राइट्स। ठीक है, अब 2% मतलब माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है। प्रॉब्लम क्या था? ये केस हम एंड के लिए क्यों रखे हुए थे? कोई इस चैप्टर में ना तो माइनॉरिटी से लेने देना ना मेजॉरिटी से लेने देना। ठीक है, जबरदस्ती केस बीच में घुसा दिया। क्यों? उनको बहुत बुरा लग रहा कि आरसीडी सब्जेक्ट चला गया। ठीक है, तो आरसीडी के टुकड़े जहां जहां फेंक सकते थे ना, वहां फेंक के डाल दिए। अब पूरे चैप्टर में ऑपरेशन का कोई लेना नहीं है, मिस मैनेजमेंट का कोई लेना नहीं है, पर ये पढ़ा रहा है। ठीक है, इसको एकदम एंड में ऐसा माइनॉरिटी का कांसेप्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा सोच के रखना। ठीक है, तो ये अपने को पता है माइनॉरिटी क्या होता है कि नहीं पता है? पता है। माइनॉरिटी मतलब बेसिकली 50% जो कम है, ऐसा होता नहीं है कि 50% से कम वाला माइनॉरिटी, कई बार मेजॉरिटी होता है, बट उसमें अपन नहीं घुसते। हाल फिलहाल में 2% होल्डिंग है, तो ये क्या है? माइनॉरिटी है। अरुण क्या है अपना? minority shareholder. ठीक है, he made a complaint before the adjudicating authority that investments purport to be made by the company are without any adequate security. अब ये हुआ क्या? ये एक्चुअली ना प्रैक्टिकल केस था, भारत इंश्योरेंस वर्सेस कन्हैया लाल। इस केस में क्या हुआ था? भारत इंश्योरेंस वर्सेस कन्हैया लाल एक कंपनी जिसने अपने एमओ और एओए दोनों में डाल रखा था कि व्हाट विल डू इज वील एडवांस मनी, राइट? तो लोग आएंगे, हमें सिक्योरिटी रखेंगे, एसेट रखेंगे, एंड फिर हम पैसा देंगे। तो क्लियर है ना कि आप क्या करोगे? लोग आएंगे, अपनी सिक्योरिटी रखेंगे, पैसा देंगे। मॉर्गेज ऐसे करते हैं ना कि अपनी प्रॉपर्टी रखो, बदले पैसा लो। तो ये भी सेम काम करते हैं। अब अगर आप अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल के अगेंस्ट जाके कुछ करोगे, तो उस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायर्स, राइट? तो अगर आपने कुछ भी अल्ट्रावायर करा, तो उस केस में डू आई हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट एंड टेल देम कि ये गलत कर रहे हैं और इनको रोको। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? इन्होंने भी यही कहा, इनके मेमोरेंडम और आर्टिकल में से दिया था कि हम सिक्योरिटी रखेंगे और बदले पैसा देंगे। अब वो क्या चैलेंज करा? वो बोल रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट अभी करी, देखो लास्ट वाला पॉइंट बना, इन्वेस्टमेंट प्रपोज टू बी मेड बाय द कंपनी विदाउट एनी एडिकेट सिक्योरिटी। इससे उससे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपने खुद आर्टिकल में बोला है कि आप इन्वेस्ट करोगे मतलब पैसा दोगे और बदले में सिक्योरिटी लोगे। इन्होंने कई सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी कर दी जहां पे सिक्योरिटी नहीं ली। ठीक है, एंड प्रेड फॉर इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द कंपनी, कंपनी को करने से रोको, राइट? अब यहाँ पे अगेन पूरी बात नहीं लिखी। इसने क्या करा था? ये जो इन्वेस्टर था, इसने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करा था।
ठीक है। आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस कैसे फाइल होता है, किसके वजह से फाइल करोगे, एनसीएलटी। ठीक है। एनसीएलटी प्रिंसिपल में विश्वास रखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या है, कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। कब इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर मेजोरिटी या कंपनी के जो लोग हैं वो एमओए और एओए इनके दायरे में काम कर रहे हैं, राइट। तो सही कर रहे हैं ना, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल के दायरे में, तो कोर्ट ने प्रिंसिपल निकाला था, इंडिया का प्रिंसिपल नहीं, बाहर के प्रिंसिपल है कि अगर एमओए एओए के दायरे में है तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, दैट इज प्रिंसिपल नॉन इंटरफेरेंस। बट जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, अगर वो ये प्रूव कर दे कि समहाउ व्हाटएवर कंपनी इज डूइंग इज अल्ट्रा वायर्स, सबसे बेसिक चीज, और भी काफी सारे ग्राउंड है, बट बेसिकली अगर कंपनी जो कर रही है अल्ट्रा वायर करी, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल के बाद, तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा, राइट। इसलिए इसने बोला कि इन्होंने मेमोरेंडम में क्या बोला था कि हम पैसा देंगे और सिक्योरिटी लेंगे, फिर इन्होंने करा क्या, इन्होंने पैसा दिया पर सिक्योरिटी रखी, तो अल्ट्रा वायर हो गया ना, गलत है। इस केस में कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। फिर उन्होंने कोर्ट से क्या मांगा, इन्होंने कोर्ट से मांगा कि कंपनी को ये करने से रोको, प्लीज रिस्ट्रेन देम फ्रॉम डूइंग दिस, व्हाई, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए बहुत गलत है, कल को पैसा डूबा तो डायरेक्ट लॉस मैं फेस करूंगा, राइट। तो कंपनी ने, एनसीएलटी ने क्या ऑर्डर पास करा, एनसीएलटी बोला कि हां ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है एंड इन दैट केस आपको ये करने से रोकना पड़ेगा। अब डैमेज क्या मांगा, कंपनसेशन क्या मांगा, लिखा नहीं है, बट यहां पे भी जो केस लिखा है आधा लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पे आओ, where the directors representing the majority of shareholders perform an illegal act or ultra vires act, right, तुम कुछ गलत करोगे, individual shareholder has the right to bring an action, why, because of ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो सेक्शन 241 और 244 के हिसाब से हम अकेला बंदा भी सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। 241 और 244 के हिसाब से अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं सूट फाइल करूंगी, व्हाई, बिकॉज़ इट इज ऑपरेशन, राइट। द मेजॉरिटी ऑफ शेयरहोल्डर्स हैव नो राइट टू कंफर्म एन इलीगल अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन, आपके पास पावर ही नहीं थी ये करने की कि हम सिक्योरिटी लेंगे और पैसा दे देंगे, क्यों, क्योंकि आपके और एमओए एओए के आप खुद अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, आप कर नहीं सकते, व्हाई, बिकॉज़ दैट्स इलीगल, राइट। इन सच अ केस शेयरहोल्डर हैज द राइट टू रिस्ट्रेन द कंपनी, तो एप्लीकेशन फाइल करेगा और एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगी, व्हाई, बिकॉज़ इट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। डन, समझ में आया। अब उसी का एग्जांपल दिया है कौन से केस में एक्चुअली हुआ था, सो दैट इज भारत इंश्योरेंस वर्सेस कन्हैया लाल। एक बार केस पढ़ लो, सेम बात बोलता है। अब इनके डाउट्स एक बार ले लेते हैं। भाई जिंदगी पहली बार फोन बजाया मैम, जो फ्रॉड में 10 लाख 1% ऑफ टर्नओवर है वो तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो वो स्पेशल कोर्ट के पास नहीं जाएगा, नहीं वो स्पेशल कोर्ट के पास नहीं जाएगा। मैम पेनल्टीज गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइन करें एग्जैक्टली मालूम, पर जो पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है। कैन अ पर्सन डिस्क्लोजर हैज मेड फॉर ऑब्टेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सच डिस्क्लोजर बी यूज्ड अगेंस्ट हिम इन केस द सेंट्रल गवर्नमेंट विथड्रॉज द इम्यूनिटी। जो भी डिस्क्लोजर दिया जाता है ऐसे वो कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, बट हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अगर तुमने कोई डिस्क्लोजर दिया और अब आप खुद ही पलट गए, वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, धक्का समझ में आ गया। अब इसका कोई लेना देना नहीं था, अपन जो भी पूरी पंचायत पढ़ी, ठीक है। तो इन्होंने आरसीडी या सब्जेक्ट हटा दिया, पर उसकी आत्मा नहीं जा रही अंदर से, तो तरह तरह पर जगह फेंक देते। हाँ, आपके एमओए में क्या लिखा है, एमओए एओए में क्या लिखा है, एमओए छोड़ो, क्या लिखा है कि कंपनी ऐसे ही काम करेगी। अब वो अगेन अपन ने नहीं पढ़ा ना उनका आर्टिकल क्या है, वही बता रहा हूँ कि केस में एग्जैक्ट केस वाज, क्योंकि आर्टिकल में लिखा है कि आप सिक्योरिटी लोगे तभी पैसा दोगे। प्रॉब्लम क्या है, कल कोई पैसा डूबा तुम क्या करोगे, पैसा डूबा तो नुकसान किसका है, मेरा है कि आपका है, जो नुकसान है वो तो इन्वेस्टर झेलेंगे ना, तो हमें नहीं चाहिए कि आप ये करो। तो प्रॉब्लम वाज कंपनी ने कई सारे लोगों को पैसा दिया, अब हमको शेयर होल्डर को एज एन इन्वेस्टर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिसको पैसा दिया ये मोस्टली इनकी जान पहचान वाले लोग हैं, ठीक है। अब जान पहचान वाले लोगों को तुमने पैसा दे तो दिया, तुमने हमसे पूछ के दिया, शेयर होल्डर से पूछा कि करना है, नहीं। अब वो छोटा इम्पैक्ट तो बड़ा इम्पैक्ट, मुझे प्रॉब्लम है एंड इफ आई हैव अ प्रॉब्लम कैन आई फाइल अ सूट, यस। कोर्ट ये नहीं पूछती है, छोटी सी तो बात है, नहीं भाई हमें प्रॉब्लम है और आगे जाके इसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है ना यार, आज आपने पैसा दे दिया इसलिए हम आपको रोक रहे हैं कि मत करो, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से आगे जाके मुझे नुकसान होगा। पहले हमने इंटरनली सेटल करा, आप नहीं माने तो हमारे पास ऑप्शन क्या है फिर। तो इन दैट केस अब अगेन अब फिर बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट होगा। अभी तो मामला बहुत क्लियर है कि आप अगेंस्ट जाके कर रहे हैं, राइट। उस केस में आपको कोर्ट को जाके कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो कर रहा है उसकी वजह से हमें नुकसान होगा। अगर हमें नुकसान होगा तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑल्सो एक सेकंड, वन मोर थिंग, कोर्ट ये देखता है अगर मामला आपस में चल रहा है तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, राइट। अगर कोर्ट ने मामला एक्सेप्ट करा, मतलब इसने पहले कंपनी से डिस्कस करा, कंपनी नहीं मानी इसलिए कोर्ट में गया, मतलब मामला आपस में नहीं चल रहा, इसलिए कोर्ट है इंटरफेयर। तो कोर्ट बहुत सिंपल बोलता है अगर मामला आपस में चल रहा है तो हमारे इंटरफेयर करने को मतलब नहीं होता, आप चल डालो। बट जब अब हम बोल रहे हैं कि मत करो ऐसा, आगे नुकसान हो, आप नहीं मान रहे, तो व्हाट मोर ऑप्शन डू आई हैव, कुछ पैसा है हमें कंपनी से पैसा निकालने पर हम तो बीत गए, तो उस केस में क्या होगा, आई विल फाइल अ सूट, ये बदतमीजी है, ठीक है। अब वो छोटा मैटर भी आगे जाके बड़ा बन सकता है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ हाँ 241 माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी की राइट 241 से 246 है, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में प्रोसिक्यूटर डिफेंड करता है कि क्यों बेल नहीं मिली। हाँ ठीक है। मैम जब फॉरेन गवर्नमेंट कंपनी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, नो एसएफआई, यस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इज मैंडेटरी। एसएफआई से परमिशन से नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा क्या कर लो अरेस्ट, ठीक है। 25 तक है तो आरडी, 25 के ऊपर है तो एनसीएलटी, वापस पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 एनी व्हिच वेज। डन हो गया। चलो भाई यहाँ से अपन कल्टी ले लेते हैं। मैडम आपने जो फोटोज लिए वो उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लिए वो आड़ी तरह मत भेजना, भेज दिया, ठीक। ट्राई करते हैं अभी, इनका लेक्चर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। हाँ एसएफआई को ऑब्वियसली पूछेंगे क्योंकि वो हमारी अथॉरिटी एसएफआई सेंट्रल